नवंबर 2025 और रूस यूक्रेन युद्ध का ये 1371वां दिन है। और सच कहूं तो जो हो रहा है उसे समझना बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, मतलब एक तरफ तो जेनेवा और अबू धाबी में शांति की बातें चल रही हैं। और दूसरी ही तरफ रूस ने कीव पर अब तक का सबसे भयानक हवाई हमला कर दिया है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल, और यही आज की सबसे बड़ी पहेली है। आज के इस डीप डाइव में हम इसी उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो क्या दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि कैसे बैटलफील्ड का दबाव, अमेरिका की जोर जबरदस्ती वाली डिप्लोमेसी और यूक्रेन का अपना एक अंदरूनी संकट सब मिलकर इस कहानी को एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आए हैं। तो चलिए फिर बैटलफील्ड से ही शुरू करते हैं। 25 नवंबर को कीव पर जो हमला हुआ उसके आंकड़े तो यकीन करना मुश्किल है। मिसाइलें तो थी ही, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें भी थी। लेकिन एक मिनट, 464 ड्रोन, 464 एक ही हमले में। हाँ, ये कोई आम सैन्य हमला नहीं था, ये एक तरह से ड्रोन की सुनामी थी। और इसका समय भी देखिए, सर्दियों से ठीक पहले एनर्जी ग्रिड को निशाना बनाया गया। बिल्कुल, और यही रूस की रणनीति है। सोर्सेज इसे कोअर्सिव डिप्लोमेसी कह रहे हैं, मतलब जबरदस्ती वाली एक कूटनीति या फिर रणनीतिक आतंक। हाँ, एक तरह से वही। इसका लक्ष्य सिर्फ सैन्य नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक है। यूक्रेन के लोगों का हौसला तोड़ो ताकि वो किसी भी शांति समझौते के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यूक्रेन सिर्फ मार नहीं खा रहा है, उन्होंने भी जवाब दिया है। सही बात है। मॉस्को के पास शतुरा पावर स्टेशन पर हमला, जो क्रेमलिन से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है। तो ये सिर्फ एक बदला है या इसके पीछे भी कोई गहरा संदेश है? ये एक बहुत साफ संदेश है। यूक्रेन कह रहा है, अगर तुम हमारे शहरों को अंधेरे में डुबाओगे तो हम भी तुम्हारे दिल में आकर आर्थिक और मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचा सकते हैं। तो असली जंग शायद अब मिसाइलों से नहीं बल्कि बंद कमरों में लड़ी जा रही है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस जंग को थैंक्सगिविंग तक खत्म करने की जल्दी में है। और वो इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। उन्होंने एक 19 बिंदु वाला प्लान यूक्रेन के सामने रखा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि कीव में अमेरिकी सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल की एक मीटिंग हुई थी, जिसे अब द नाइटमेयर मीटिंग कहा जा रहा है। तो स्वप्न बैठक, हाँ, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया। क्या अल्टीमेटम? कि या तो इस समझौते पर साइन करो या फिर अमेरिका से सैन्य मदद भूल जाओ। ये ट्रंप प्रशासन की जो लेन देन वाली विदेश नीति है, ये उसका क्लासिक उदाहरण है। तो फिर यूक्रेन के पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्या उन्हें ये मानना ही पड़ेगा? नहीं, यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा? अमेरिका के इस दबाव को देखते हुए यूरोप ने अपना पत्ता फेंका है। फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में वो एक अलग प्लान लेकर आए हैं। और वो प्लान अमेरिकी प्लान से कितना अलग है? उसमें एक बहुत बड़ा एक जमीनी फर्क है। वो क्या है? जमीन पर गारंटी। अमेरिकी प्लान में सिर्फ कागजी वादे हैं, लेकिन यूरोपियन प्लान में यूक्रेन में एक शांति रक्षक बल तैनात करने का प्रस्ताव है। पीस कीपिंग फोर्स, मतलब असली सैनिक। हाँ, फ्रांस, ब्रिटेन और शायद तुर्की के सैनिक वो वहाँ एक आश्वासन बल के तौर पर मौजूद रहेंगे। ये रूस को सीधा संकेत होगा कि अगर युद्ध विराम तोड़ा तो तुम्हारा सामना सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि यूरोप की बड़ी ताकतों से होगा। ओह, तो एक तरफ सिर्फ वादा है और दूसरी तरफ जमीन पर सैनिक। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को हर तरफ से घेरा जा रहा है और जब उन्हें सबसे ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है तभी अंदर से एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एनर्गो एटम घोटाला ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है, ये एक राजनीतिक विस्फोट है। यूक्रेन की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी में लगभग $100 मिलियन का भ्रष्टाचार। और इसका समय देखिए, ये बहुत विनाशकारी है। और इसमें जेलेंस्की के एक पुराने बिजनेस पार्टनर तिमूर मिंडिच का नाम आ रहा है, जो कथित तौर पर गिरफ्तारी से ठीक पहले देश से भाग गए। हाँ, और जरा सोचिए, जब आम नागरिक बिजली कटौती झेल रहे हैं, सैनिक मोर्चे पर लड़ रहे हैं, तब ऐसी खबर ये जनता के भरोसे को तोड़ती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उन अमेरिकी नेताओं के हाथ मजबूत करता है जो यूक्रेन को एक भ्रष्ट देश बताकर मदद रोकने की बात करते हैं। तो जिस वक्त जेलेंस्की को नैतिक ताकत दिखानी है, ये स्कैंडल उनकी बातचीत करने की हैसियत को बुरी तरह कमजोर कर देता है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन 3 तरफ से फंसा हुआ है। रूस का सैन्य दबाव, अमेरिका का कूटनीतिक अल्टीमेटम और देश के अंदर भ्रष्टाचार का ये जहर। हाँ, और अब यहाँ से आगे क्या, इसको लेकर सोर्सेस 3 संभावनाएं दिखा रहे हैं। कौन सी 3? पहला, अमेरिकी दबाव के आगे झुककर एक मजबूरन समझौता हो जाए। दूसरा, यूरोपियन सैनिकों की मौजूदगी में ये संघर्ष कोरिया की तरह जम जाए, मतलब शांति नहीं लेकिन जंग भी नहीं, एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। और तीसरा, अगर बातचीत पूरी तरह से फेल हो जाती है तो एक अराजक विघटन, मतलब हालात काबू से बाहर हो जाएं। ये सब सुनकर एक बात मन में आती है, शांति आखिर है क्या? सिर्फ एक कागज पर दस्तखत या उसके पीछे खड़ी गारंटी?
सही सवाल है। एक तरफ अमेरिका है जो बस जल्दी से निकलना चाहता है, दूसरी तरफ यूरोप है जो जमीन पर अपने सैनिक भेजने को तैयार है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर शांति होती भी है तो वो कैसी शांति होगी और उसकी रक्षा करने की असल जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा।